मान लीजिए अभियुक्त की जगह पर राज्य यानी कि हम हैं जिसने एफआईआर कराई है। अगर हमें करना है अपील तो किस तरीके से? तो अभियुक्त को बरी कर दिया गया है अगर मान लीजिए, तो क्या करेंगे? राज्य सरकार उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है ना? धारा 19 के तहत 400, है ना? न्यायालय द्वारा सजा अपर्याप्त दी गई है तब भी भाई हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं 418 के तहत। उच्च न्यायालय से असंतुष्ट हैं भाई तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं 126 के तहत। धाराएं वही हैं, दोनों लोग अपने पक्ष को लेकर के जा सकते हैं। ये बात क्लियर रखेगी। ये इम्पोर्टेंट टिप्पणियाँ रहने वाली हैं। यहाँ पे 5-6 टिप्पणियाँ दी गई हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अग्रिम ज़मानत जिसको एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं 482 के तहत ये लगाई जाती है। क्या होता है? अग्रिम ज़मानत वह कानूनी उपाय है जिसमें कोई व्यक्ति यह आशंका होने पर कि उसे किसी गैर ज़मानती अपराध में पकड़े रहेंगे। बात को गैर ज़मानती अपराध ऐसा अपराध जिसमें ज़मानत ना मिलनी हो में गिरफ्तार किया जाता है तो पहले से ही अदालत से ज़मानत की माँग की जा सकती है। अब सोचने वाली बात है, एंटीसिपेटरी बेल कब माँगी जाती है? जब आपको लग रहा है कि हमें अपने कोर्ट से ज़मानत नहीं मिलने वाली है। जैसे ज़मानती अपराध होते हैं तो उसके लिए तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, पुलिस पकड़ेगी नहीं। गैर ज़मानती अपराध में ही पुलिस पकड़ती है, जैसे हत्या, मर्डर वगैरह में। तो इस स्थिति में आप एंटीसिपेटरी बेल डाल सकते हो कि आपको पुलिस ना पकड़े, ठीक है? तो एक प्रकार की पूर्व सुरक्षा है। कोर्ट अग्रिम जमानत दे सकता है तो पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगी बल्कि उसे थाने या कोर्ट में आने पर सीधे बेल भी मिल जाएगी। तो ये चीज होती है, ठीक है। दूसरी टिप्पणी है जांच को समझा है तो 2(1) की क्लॉज आई में बताई गई है। 2(i) में बताया गया है जांच यानी कि इंक्वायरी। ध्यान रखेंगे इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी दोनों अलग चीजें होती हैं। तो इंक्वायरी वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई न्यायिक अधिकारी यह तय करता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोपों की पुष्टि के लिए केस चलाया जाए या नहीं चलाया जाए। तो सीधी सी बात है, किसी के ऊपर केस चलना है नहीं चलना है, इस चीज की इंक्वायरी कोई भी एक जुडिशियल ऑफिसर कर सकता है, उसको इंक्वायरी कहेंगे। जैसे यह मुख्यतः कोर्ट में की जाने वाली प्रारंभिक जांच होती है और ट्रायल से पहले की जाती है। सीधी सी बात है, ट्रायल से पहले ये इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि इस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चलाया जाना है या नहीं चलाया जाना, नहीं चलाया जाना तो उसको खत्म करने के लिए इंक्वायरी की जाती है। पुलिस रिपोर्ट जिसको पीआर बोलते हैं, इसी को कभी-कभी हम चार्जशीट बोलते हैं, इसी को क्लोजर रिपोर्ट बोलते हैं, सभी चीज़ें एक ही होती हैं। तो 2(1) के एस क्लॉज़ में दिया गया है कि पुलिस रिपोर्ट वह होती है जो पुलिस किसी अपराध की जाँच पूरी करने के बाद किसी मजिस्ट्रेट के पास पेश करती हैं। इसको अन्य नामों से जाना जाता है जैसे चार्जशीट, क्लोजर रिपोर्ट या पीआर या पुलिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट यह निर्णय लेता है कि अपराध में संज्ञान लिया जाए या नहीं लिया जाए। सीधी बात है, उसने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी इसका मतलब है ट्रायल की ज़रूरत नहीं है। ये चार्जशीट लगा दी कि ये चार्ज बन रहे हैं इसके ऊपर, तो भई वहाँ कोर्ट डिसीजन लेता है कि अब इसके ऊपर ट्रायल चलाए जाने हैं, नहीं जाने हैं, तो पुलिस रिपोर्ट के आधार पे ही चार्जेस तय होते हैं। आप समझेंगे लोक अभियोजक जिसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। तो 2(1) के यू सब क्लॉज में ये जानकारी दी गई है। क्या बताया गया है कि भाई कौन होता है लोक अभियोजक? एक सरकारी वकील होता है जो राज्य की ओर से आपराधिक मामलों में अभियोजन का कार्य करता है यानी कि मुकदमों को लड़ता है। सीधी सी बात है, आपने एफआईआर दर्ज की है तो आपके पक्ष से सरकारी वकील जो लड़ता है उसी को लोक अभियोजक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका उन्मुक्ति। टिप्पणी नंबर 5 है उन्मुक्ति जिसको हम डिस्चार्ज बोलते हैं। डिस्चार्ज क्या होती है? धारा 250 बीएनएस में बताई गई है कि जब कोर्ट को प्रथम दृष्टया यह लगता है कि अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं है तो उसे मुक्त कर देता है। भाई कभी-कभी ऐसा होता है कि एफआईआर तो दर्ज हो गई है लेकिन उसे लग रहा है जज को कि भाई इसके ऊपर पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, उसको डिस्चार्ज कर दिया। तो यह ट्रायल शुरू होने से पहले ही अभियुक्त को दी गई एक राहत होती है जिसको उन्मुक्ति बोलते हैं, 250 में बताया गया है। क्षमीय अपराध यानी कि कंपाउंडेबल ऑफेंस 359 में बताया गया है कि ऐसे अपराध जिसमें पीड़ित स्वयं अदालत की अनुमति से या बिना अनुमति के आरोप को माफ कर सकता है। कहने की बात यह है कि एक छोटी श्रेणी की अपराध है ना, छोटी श्रेणी की कोई भी अपराध है, उन अपराध को
या तो अदालत कह दे कि भाई माफ कर दो सामने वाले को, है ना, या खुद से ही माफ कर दो, तो ऐसी स्थिति में उनको हम बोलते हैं क्षमीय अपराध, क्षमा कर सकते हैं। 359 में बताया कौन कौन से अपराध होते हैं, जैसे कि मारपीट हुई हल्की फुल्की, अब क्षमा कर दो, है, मानहानि हुई है, तो इस स्थिति में इन अपराधों को क्षमा करने योग्य होते हैं, समझौता योग्य होते हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, आरोप यानी कि चार्ज किसे कहते हैं? तो 34 से 37 तक चार्ज की बात की गई। तो आरोप वह विधिक कथन है जो स्पष्ट करता है कि अभियुक्त ने कौन कौन से अपराध किए हैं। तो आरोप का मतलब क्या होता है? वे बातें जो बताती हैं कि किसी भी अभियुक्त ने कौन-कौन से कार्य किए, उसने हत्या की, उसने जान से मारने की धमकी दी थी, उसने गाली-गलौज भी की थी, तो तीनों कथन क्या हो गए? ये आरोप हो गए हैं। जैसे चार्ज फ्रेम होना, यानी अभियुक्त पर विधिवत रूप से मुकदमा चलाने की अनुमति होना। तो चार्ज फ्रेम का मतलब यही है कि उसके ऊपर 3 कथन लग रहे हैं, इसकी ये एविडेंस है, यही चार्ज फ्रेम हो गए हैं। क्लियर? अब समझते हैं इन्वेस्टिगेशन, जिसको अन्वेषण बोलते हैं। 2G में बताया गया कि अन्वेषण पुलिस द्वारा दी जाने वाली की जाने वाली प्रक्रिया है जिसमें अपराध के संबंध में तथ्य जुटाए जाते हैं। कोई भी अपराध हुआ उसके संबंध में फैक्ट को जुटाया जाता है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। गवाहों से पूछताछ भी होती है, सबूतों को इकट्ठे भी किए जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के अंत में पुलिस रिपोर्ट दाखिल करती है, जिसको पीआर बोलते हैं, इसी को चार्जशीट बोलते हैं, इसी को क्लोजर रिपोर्ट बोलते हैं। इसमें आगे की कार्रवाई तय होती है अगर पुलिस रिपोर्ट दे दी या चार्जशीट दे दी या क्लोजर रिपोर्ट दे दी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, उन वादों का उल्लेख कीजिए जिनमें अपील नहीं की जा सकती। कुछ ऐसे वाद होते हैं जिनमें अपील नहीं होती। कौन से वाद होते हैं? मान लीजिए आपके पास 100 रुपए का कोई भी जुर्माना लगा दिए, आप जाओ हाई कोर्ट में जाके अपील करो तो नहीं कर सकते। तो वही बताया गया 417 में, कुछ मामलों में अपील नहीं कर सकते। यदि न्यायालय द्वारा अभियुक्त पर 50 रुपए तक का जुर्माना लगा दिया तो अपील नहीं कर सकते। जब आरोपी को अधिकतम 3 माह की सजा और न्यूनतम जुर्माना दिया गया हो, भई 3 माह की सजा दे दी है और जुर्माना दे दिया न्यूनतम, तब भी तुम अपील नहीं कर सकते हो। आरोपी सजा के विरुद्ध अपील नहीं कर सकता, स्वीकार कर लेता है ना? ऐसी स्थितियों में अपील नहीं की जाती। यदि किसी व्यक्ति को झगड़ा करने पर 100 रुपए का जुर्माना लगा है तो अपील नहीं होती है। ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। समन और वारंट को समझाएँ, अंतर को समझाएँ। तो परिभाषा दी गई है, समन किसको बोलेंगे? ऐसा मामला जिसमें अधिकतम सजा 2 वर्ष तक होती है, उनको समन बोलते हैं। अच्छा, समन में एक बात तो ये हो गई कि 2 वर्ष तक जिसमें सजा हो रही हो उसमें समन भेजा जाएगा, है ना? वारंट मतलब 2 वर्ष से अधिक सजा वाले में वारंट भेजा जाएगा। जब किसी ने मान लो हत्या कर दी तो उसको वारंट भेज करके पकड़ा जाएगा, है ना? और किसी ने भाई साहब एक-दूसरे से झगड़ा किया, मारपीट हुई तो समन भेजा जाएगा, ठीक है? तो आरोप की बात की जाए तो साधारण और कम गंभीर आरोप होते हैं समन वाले केसेस में। यहाँ पे वारंट में गंभीर अपराध होते हैं, किसी ने बलात्कार कर दिया तो उसके ऊपर गंभीर अपराध हो गया है। चार्ज की फ्रेम यहाँ पे आवश्यक नहीं है। क्या चार्ज फ्रेम करेंगे? यहाँ बहुत आवश्यक है। चार्ज फ्रेमिंग के आधार पर उसको सजा सुनाई जाती है, 2 साल से अधिक की सजा, है ना? प्रक्रिया बहुत ही सरल होती है, यहाँ प्रक्रिया जटिल होती है, इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई, ठीक है? तो धारा 117-18 में जैसे पता है कि मारपीट एक समन का मामला है, जबकि 109 हत्या का प्रयास क्या है? आपका एक वारंट का मामला है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के क्या-क्या अधिकार हैं? मान लीजिए आप हो, आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो उसके बाद आपके क्या अधिकार हैं, उसकी बात की गई है। तो भाई मौन रहने का अधिकार, है ना? कोई व्यक्ति को अगर कोई जवाब नहीं देना है तो मौन रहने का अधिकार है। अपने वकील की सलाह लेने का अधिकार है गिरफ्तार होने के बाद। परिवार या मित्र को आपकी सूचना पहुँच जाए, इस चीज़ का अधिकार, आप बोलो कि हमारे परिवार तक ये सूचना पहुँचाओ, तो ये भी आपके पास अधिकार है। अगला है 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट सामने पेश करने का अधिकार, यानी कि 24 घंटे के अंदर आपको पुलिस जो है किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, तभी आपको आगे रख सकते हैं। मानवाधिकार संरक्षण की बात की गई कि आपको यहाँ पे कह सकते हो निरुद्ध किया गया है, यानी कि रोका तो गया है, लेकिन आपकी ह्यूमन जो राइट्स हैं उन पे कोई भी आंच नहीं होनी चाहिए। अब ह्यूमन राइट्स में सबसे बड़ा राइट्स बता दें हम आपको कि कोई भी आपको हैंडकफ नहीं लगा सकता है, यानी कि हथकड़ी नहीं लगा सकता है। हथकड़ी लगाना
ह्यूमन राइट्स के विरुद्ध है, तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। मेडिकल जांच का अधिकार, भाई आपको लग रहा है कोई स्थिति ऐसी है कि भाई हमारे साथ भी घटना घटी थी लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया, तो हमारी भी मेडिकल कराओ। तो गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस थाने में अपनी चुप्पी बनाए रखने का अधिकार, ये एक उदाहरण हो सकता है। तो बात की गई 18 में, पत्नी ने भरण पोषण की व्यवस्था और अधिकार खोने की स्थिति की बात की गई। पत्नी कब अपने भरण पोषण का अधिकार खो सकती है, बताया गया है। तो धारा 144 में पता ही है कि पत्नी को भरण पोषण मिलता है ना। पति पत्नी बच्चे जो हैं उनको भरण पोषण के लिए मांग कर सकते हैं यदि वे स्वयं से अपना जीवन चलाने में असमर्थ होते हैं, ठीक है। तो न्यायालय भरण पोषण की राशि निर्धारित करता है। पत्नी कब अधिकार खो देती है, ये बात ध्यान रखना है। पत्नी जब अधिकार खो देती यदि वो व्यभिचार कर रही हो। व्यभिचार का मतलब होता है अवैध संबंध, दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध बनाना पति के अलावा। अनुचित कारण से पति से अलग रह रही है, बगैर किसी उचित कारण से पति से अलग रह रही है, तो यहाँ पे उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। और उसने पुनः विवाह कर लिया तो भी मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। तो यदि पत्नी पति से अनावश्यक रूप से अलग रह रही तो भरण पोषण नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। बोला गया है कि विभिन्न दांडिक न्यायालयों का गठन, यानी कि जो आपके सेशन जो कोर्ट हैं उनका गठन कैसे होता है, उनके पास क्या शक्तियां होती हैं और उनके अधिकार क्षेत्र क्या क्या होते हैं, इनको पॉइंट वाइज समझते हैं, जो कि बहुत आसान है। सबसे पहले सेशन कोर्ट को देखते हैं। तो सेशन कोर्ट किस लिए यहाँ पे गठन किया जाता है? गंभीर अपराधों की सुनवाई के लिए। किसके लिए? गंभीर अपराधों की सुनवाई के लिए। अच्छा, इसके पास पावर दूसरी क्या होती है? ये फांसी तक की सजा दे सकता है। किस चीज की? फांसी तक की सजा दे सकता है, लेकिन फांसी देने से पहले हाई कोर्ट से एक बार सलाह लेनी होती है। क्लियर? उसके बाद दूसरा होता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इसको सीजीएम बोलते हैं। तो 7 साल तक की सजा सुना सकता है ये, ठीक है। और होता है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसको बोलते हैं आपके जेएमएफसी, है ना। तो ये 3 साल की सजा दे सकते हैं। ये सब कहाँ मिलते हैं? हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर बैठे मिलते हैं जनरली, ठीक है। ऐसे ही सेकंड क्लास का होता है जेएम एससी बोलते हैं ना, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, 1 साल तक की सजा। और यहाँ पे कार्यकारी मजिस्ट्रेट शांति भंग रोकने के लिए, जैसे हमने एसडीएम वगैरह अपने क्षेत्र में देखा है या डीएम देखा है, ये कार्यकारिणी मजिस्ट्रेट हो जाते हैं। ये शांति भंग में चालान बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोलते हैं पुलिस कब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो पुलिस किसी भी व्यक्ति को बगैर वारंट के कब गिरफ्तार करती है? जो ऊपर देखा था हमने, जैसे संज्ञेय अपराध बिना वारंट में गिरफ्तार कर सकती है, उसके सामने अपराध हो रहा है, प्रत्यक्ष अपराध, है ना, या पलायन का संदेश होने पर भागने की कोशिश कर रहा है, गंभीर चोट या सार्वजनिक शांति भंग के मामले में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो शांति भंग में जनरली पुलिस गिरफ्तार करती है, हमने देखा है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है प्रत्येक आरोप का विचारण पृथक पृथक किया जाएगा, इसके अपवाद समझाइए। तो 43 में बताया गया है कि भाई कि अलग अलग आरोप अगर तय हैं तो उसके लिए किस तरीके से ट्रायल होगा। तो एक से अधिक अपराध एक ही कृत्य से जुड़े हों, है ना, एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग समय पर समान अपराध किया, एक से अधिक आरोपी एक ही अपराध में शामिल हो। तो कहने की बात ये बताने की कोशिश की गई है कि अलग अलग आपने अपराध किए लेकिन उनकी सबकी लिंक एक ही से जुड़ी हुई है, तो हम एक ही ट्रायल चलाएंगे, एक ही मुकदमे में सब पे सजा सुनाएंगे, ठीक है। सत्र न्यायाधीश की प्रक्रिया को समझाएं। ट्रायल कैसे होता है? तो सत्र न्यायाधीश की जो ट्रायल प्रक्रिया है 248 से 60 में देखने को मिलती है, जो हमने ऊपर देखा था। क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसलिए हमने पॉइंट में दे दिया है। अभियोजन की ओर से चार्ज फ्रेम किया जाता है, यानी कि एफआईआर करने वाले व्यक्ति की तरफ से जो एपीयू लड़ता है, सरकारी वकील, वहां से चार्ज फ्रेमिंग हो जाता है। पुलिस यहाँ पे चार्ज फ्रेम के लिए चार्जशीट दाखिल करती है। फिर गवाहों की गवाही होती है, फिर यहाँ दूसरे पक्ष के द्वारा क्रॉस एग्जामिन, जिसको जरा बोलते हैं। फिर अभियुक्त के बयान लिए जाते हैं, फिर अभियुक्त अपना बचाव का पक्ष रखता है, फिर बहस होती है, फिर न्यायालय निर्णय देता है, निर्णय के बाद दंड के आदेश दे देता है, जो ऊपर प्रक्रिया देखी थी हमने। प्रश्न नंबर 23 है संज्ञेय अपराध की सूचना पर पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। मतलब कोई भी अपराध ऐसा है जो संज्ञेय है, यानी कि उच्च श्रेणी का अपराध है, हत्या बलात्कार से जुड़ा हुआ, तो पुलिस क्या करेगी? सबसे पहले क्या करेगी? 173 के तहत एफआईआर दर्ज करेगी। उसके बाद फिर जांच प्रारंभ कर देगी, फिर साक्ष्य को इकट्ठा करेगी, गवाहों के बयान लेगी, फिर आरोपी को गिरफ्तार करेगी, जरूरत है फिर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर देगी। क्लियर बात?
क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति, एक मजिस्ट्रेट कब किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं? जब ऊपर हमने जैसे चर्चा की थी कि अपराध करते समय कोई भागते हुए अपराधी को पकड़ना है, तो एक साधारण व्यक्ति क्या है, किसी भी अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है, यानी कि अपने पास रख सकती है, उसके बाद पुलिस के पास सौंपना होता है। मजिस्ट्रेट कब कर सकता है? अपनी उपस्थिति में जब अपराध हो रहा है, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट वारंट या आदेश के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है और गिरफ्तारी के आदेश दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 25 मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट पर कार्रवाई के क्या विकल्प हैं? कहने की बात है कि मजिस्ट्रेट के पास जो पुलिस रिपोर्ट आई है, मतलब किसी जज के पास पुलिस ने अपनी रिपोर्ट भेजी है ना? जिसको चार्जशीट बोलते हैं, किसी मुकदमे की चार्जशीट भेजी है, तो जज क्या-क्या कर सकता है? तो बताया गया है कि जब पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश की जाती है, तो जज कुछ-कुछ ये काम कर सकते हैं। यदि सबूत पर्याप्त हैं, तो अभियुक्त के विरुद्ध समन या वारंट जारी करेगा कि अभियुक्त को पकड़ के लाओ, है ना? सबूत पर्याप्त हैं। मतलब अपर्याप्त है तो मामला को ख़त्म कर देगा। अगर मजिस्ट्रेट स्वयं अन्वेक्षण का आदेश दे सकता है, भई इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करके लाओ पहले, है ना? यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि सबूत की आवश्यकता है, तो पुनः जाँच के लिए फिर से आदेश दे सकता है। उदाहरण से समझते हैं, ऐसी पुलिस रिपोर्ट कहती है कि आरोप सिद्ध नहीं होता, लेकिन मजिस्ट्रेट को संदेह है, तो वह खुद जाँच का आदेश दे सकती है। सोचने वाली बात, पुलिस अगर किसी को बचाने की कोशिश कर रही है, तो मजिस्ट्रेट को संदेह हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जज फिर से आदेश दे सकता है। तो धारा 193 में मजिस्ट्रेट को यह विवेक अधिकार दिया गया है ना? खुद का अधिकार दिया गया है कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर उपयुक्त निर्णय ले सके, चाहे वो आरोप तय हो, जाँच दोबारा करवाना हो या संज्ञान ना लेना हो, या इसका उद्देश्य न्यायिक निर्णय के साथ अभियोजन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 26 तुच्छ मामलों में किस तरीके से ट्रायल होते हैं? ट्रायल का मतलब विचारण कैसे होते हैं? तो जो पेटी केसेस होते हैं, 417 में पेटी केसेस की बात की गई, तुच्छ मामलों की बात की गई है। तो तुच्छ मामले वे होते हैं जिनमें अधिकतम 3 माह तक का सज़ा का प्रावधान हो, केवल जुर्माना हो, है ना? ऐसे मामलों में कार्रवाई सरलीकृत होती है, न्यायिक समय की बचत के लिए तेज़ सुनवाई की जाती है, मजिस्ट्रेट तुरंत कार्रवाई कर सकता है, साक्ष्यों की औपचारिकता में ढील दी जा सकती है, जैसे बिना लाइसेंस वाहन चलाना, हल्की मारपीट हो, है ना? ये तुच्छ श्रेणी के अपराध में गिने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है परिवाद के मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन देख चुके हैं हम परिवाद वाला। आपको ध्यान हो कि कंप्लेंट अगर आपको डालनी होती है कोर्ट के पास, तो किस तरीके से प्रक्रिया होती है। तो जैसे कोई भी हमने कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास डाली है, तो प्रारंभिक परीक्षण करेगा। यदि मामला संज्ञेय अपराध से संबंधित, यानी कि बड़े अपराध से संबंधित, तो मजिस्ट्रेट पुलिस जांच का आदेश दे सकती है। यदि साक्ष्य पर्याप्त है, तो आरोपी के खिलाफ वारंट या समन जारी करके आरोपी को तलब करवाया जाएगा। यदि परिवाद निराधार है, तो उसको खारिज कर सकते हैं। क्लियर बात? क्वेश्चन नंबर 29 है एफआईआर रिपोर्ट क्या है? संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने के बाद पुलिस क्या करती है? पता ही है कि एफआईआर रिपोर्ट पहली रिपोर्ट होती है जो कोई भी सूचना देता है 173 के तहत। यह वह रिपोर्ट होती है जो संज्ञेय अपराध की पहली सूचना पर पुलिस द्वारा दर्ज की जाती है। सूचना मौके के लिखित हो सकती है। प्रक्रिया वही है कि एफआईआर दर्ज जैसे ही होती है, तो पुलिस जांच शुरू कर देती है, घटना स्थल पर जाकर के उसका निरीक्षण करती है, साक्ष्य को इकट्ठा करती है, गवाहों से पूछताछ करती है, आरोपी गिरफ्तारी करती है यदि आवश्यक होता है। जांच के बाद रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास सौंप देती है, चाहे वो चार्जशीट हो या अंतिम रिपोर्ट हो। तो ये हमने ऊपर भी देखा था। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है किसी अपराध को करने की कौन सी विभिन्न अवस्थाएं होती, प्रयास कब दंडनीय होता है? सीधी सी बात है, कोई अपराध कब होता है ना? अपराध कब होता है? तो अपराध सबसे पहले उसकी इच्छा जानती, इंटेंसिटी होती कि हमें सामने वाले को मारना है, तो उसके इच्छा में आया, मन में आया। फिर उसके लिए तैयारी करता है कि मारेंगे कैसे, चाकू से मारना है, धक्का देना है, या भाई किसी भी जगह पे एक्सीडेंट करके मारना है ना? फिर उसके लिए प्रयास करेगा कि भाई एक्सीडेंट से मारना है, तो चलो गाड़ी से मारेंगे। फिर जाकर के यहाँ पे पूर्ण अपराध हो जाता है, कमिट कर ली हो जाता है कि भाई अपराध हो गया है। तो प्रयास की बात है, जब कोई व्यक्ति अपराध करने की कोशिश करता परंतु वह पूर्ण नहीं होता है, तब भी यह दंडनीय है, जिसको धारा 62 के तहत बोला जाता है। तो ध्यान है, अटेम्प्ट टू मर्डर, है ना? जैसे हमने देखा होगा किसी भी अपराध को करने के लिए किसी को गोली चलाकर मारना, हुआ गोली ना लगना, तो धारा 62 के तहत अटेम्प्ट किया है आपने।